प्रदेश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने साथ जुड़ने वाले तमाम मेहमानों का, अपने साथ जुड़े हुए दर्शकों का, अपने साथ पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का कार्यक्रम है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही वोटिंग के माध्यम से तय करते हैं कि वो किस विषय पर बहस देखना चाहते हैं और दर्शकों की राय के आधार पर ही हम बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि पब्लिक के मंच में जुड़ते हैं हमारे कई सारे साथी अपने घरों से। आज पब्लिक के मंच में कौन कौन जुड़ेगा मैं आपको बता देता हूं। आज ऋतु सिंह नोएडा से जुड़ेंगी, आज दिनेश देव आगरा से जुड़ेंगे, आज संदीप त्यागी गाजियाबाद से जुड़ेंगे, आज इकबाल अहमद गोरखपुर से जुड़ेंगे। तो ये हमारे पब्लिक के मंच के साथी होंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज किस मुद्दे को आपने बहस का मुद्दा बनाया है। यूपी चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज कैसे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैराना पहुंचे। कैराना वही जगह है जहां 2016 में हिंदुओं का पलायन हुआ था। एक धर्म विशेष से घबराकर हिंदू वहां से घर छोड़कर जाने लगे थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बना था। हालांकि समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपने ढंग से मामला सुलझाने का दावा किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे 2017 के विधानसभा चुनाव के अंदर खूब भुनाया था। आज योगी आदित्यनाथ उसी में से एक परिवार के पास पहुंचे जो पलायन के चलते अपना घर छोड़कर चले गए थे, लेकिन अब वापस लौट चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है और उनका दो टूक यही कहना है और इस बात पर उन्होंने खासा जोर दिया कि अब उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था का राज कायम हो गया है। अब दादागिरी और गुंडागर्दी का राज उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुका है। उन्होंने पलायन कर चुके परिवारों से कहा कि अब आइए अपना काम धंधा यहां पर एक बार फिर से जमाइए। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी कैराना की बात कर चुके हैं। क्या कैराना का मुद्दा 2022 के चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे के सहारे ध्रुवीकरण करने की कोशिश में है, खास तौर पर उस जगह पर जहां पर फार्मर्स का एजिटेशन चल रहा है? वहां अगर ध्रुवीकरण हो जाता है तो जाति के जो समीकरण है वो गौण हो जाते हैं। क्या इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को एक बार फिर उठाया है? इसी पर बात होगी। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, आज का सवाल भी पूछेंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक का अपडेट। किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया तो वह गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया। कैराना की जमीन से अपराधियों को कड़ी चेतावनी देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में कैराना में पलायन को हुए मजबूर परिवारों को आश्वासन दिया कि अब उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन पीड़ितों से मिलने के लिए आया हूं जिन्हें पिछली सरकार के समय में प्रताड़ित करके पेशेवर अपराधियों ने यहां से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया था। सरकार की वर्तमान में हमारी सरकार की जब 2017 में आने के बाद अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जब सरकार ने कार्रवाई शुरू की, वे सभी परिवार अपने को सुरक्षित महसूस किए वापस आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैराना के पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिया। अब तो नहीं डर रही है ना। हम लोग अपना व्यापार अच्छी तरीके से भलीभांति सुचारू रूप से चला पा रहे हैं, बेखौफ हो गए अपने काम को कर पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने चुनावी भाषण में आज की कानून व्यवस्था पर ही सवाल उठाते हैं। इतना अन्याय भी किसी सरकार में नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हो रहा है। जो कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं वो बताएं कि 100 नंबर को 112 कर करके खराब करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस भी अब चुनावी अंदाज में हमलावर है। कितने आपने विकास किए हैं, कितना आपने क्या किया है, कितना आपने रोजगार दिया, जवाब देते क्यों नहीं है? कांग्रेस पार्टी तो लगातार सवाल कर रही है। हालांकि जानकार मानते हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के उन जिलों में काफ़ी अच्छी तरह से प्रसारित किया जा सकता है। ये सरकार ने समाज के एक बड़े वर्ग को फिर से उनके अपने घरों में लाकर स्थापित करने का एक बड़ा काम किया है। देश की बहस में चर्चा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से सूबे की जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है, क्या विरोधियों के पास इसका जवाब है?
सवाल ये भी है कि पलायन समेत अन्य अपराधों को काबू करने में यूपी कहां तक सफल रहा है। और इसी से जुड़ा सवाल हम देश की बहस में पूछ रहे हैं। हम कार्यक्रम के अंत में देश की बहस के दर्शकों की राय भी दिखाते हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है 2022 की शुरुआत में, इसीलिए क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुनावी मुद्दा बनेगा? हाँ या ना में आप अपना जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप करें। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करूंगा। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और मेरे मित्र आशुतोष जुड़ रहे हैं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, खुद एक जाने माने पत्रकार रह चुके हैं। मेरे साथ सुशील पंडित जी हैं जो कि रूट्स इन कश्मीर से जुड़े हुए हैं। 1990 में जो एकाएक कश्मीरी पंडितों का पलायन कराया गया था उसकी आवाज वो मुखरता से उठाते रहे हैं। मेरे साथ थोड़ी देर में तहसीन पूनावाला जी जुड़ेंगे जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मेरे साथ एडवोकेट कपिल श्रीवास्तव जी जुड़ेंगे जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगा कैराना का विषय, इसलिए ताकि मुजफ्फरनगर में जो जाति के आधार पर वोट होना है, क्योंकि तमाम जाट कम्युनिटी किसानों के साथ है, आपके खिलाफ है, उन पर डोरे डालने की कोशिश हो रही है। अगर वहां ध्रुवीकरण हो जाता है तो एक मुश्त वोट हिंदुओं के आपको मिल जाएंगे। क्या इसीलिए कैराना के मुद्दे को फिर से जीवित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है? दीपक जी, इस तरह से आरोप लगाने का विपक्षियों को अधिकार है, लेकिन सत्य यह है कि कानून एवं व्यवस्था की दुर्गति किस तरह से 2012 से 2017 के बीच में समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दौरान थी, इसका यह जीवंत उदाहरण है कि कैराना से 360 हिंदू परिवार वहाँ के मुस्लिम गुंडों, मुकीम काला और एक अन्य गुंडा फजलुरिया, इस तरह कुछ नाम था उसका भी, उसके आतंक के कारण जिस तरह से व्यापारियों की हत्याएं हो रही थी, जिस तरह से वहाँ महिलाओं को छेड़ा जा रहा था, हिंदू लड़कियों का जीना हराम हो गया था, उस स्थिति में तब तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुकुमदेव जी ने यह विषय उठाया था और तब समाजवादी पार्टी ने डिनाई किया था। लेकिन आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उन परिवारों के बीच में गए जो परिवार उस समय वहाँ से पलायन करने को मजबूर हुए थे, और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के 4.5-5 वर्षों के कार्यकाल में जिस तरह से वहाँ के माफिया राज को समाप्त किया गया, गुंडों के आतंक को खत्म किया गया, कौम विशेष के गुंडों को जो सिर्फ राजनीतिक तुष्टीकरण के कारण संरक्षित किया गया था, ऐसे गुंडों को से नागरिकों के जान माल की रक्षा सुनिश्चित की गई, जिसका परिणाम है कि वो परिवार आज वापस आए। तो कानून एवं व्यवस्था की क्या दुर्गति 2017 के पूर्व थी और हमारे आने के बाद किस तरह से कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में सतत सुधार करके जिनको पलायन करने को मजबूर कर दिया गया था, ऐसे लोगों को फिर से पुनर्वास कर उनको एक सम्मान पूर्वक नागरिक जीवन जीने का हमारी सरकार ने किस तरह से अवसर प्रदान किया है। जो हमारा दायित्व था वह उसका संकेत और संदेश देना, यह तो जो है नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व, हमारा संवैधानिक दायित्व, उसका हम कैसे उत्तम निर्वाह किया ये संदेश दे रहे हैं। ठीक है, मैं सीधे कपिल श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं। कपिल जी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के सामने मसला आया था तो आपने सिरे से इसको खारिज कर दिया था। आपके अधिकारी कहते रहे ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन बाद में एनएचआरसी की रिपोर्ट आई जिसमें यह माना गया और दिखाया गया कि देखिए इतने सैकड़ों परिवार यहां से 300 से ज्यादा विस्थापित हुए हैं और आज उन्हीं में से एक के घर योगी आदित्यनाथ जी पहुंचे हैं। क्या यह आपके समय में कानून और व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़ा करता? दीपक जी, कानून और व्यवस्था पर इसलिए सवाल खड़ा नहीं होता है कि अगर आज पुलिस निष्पक्ष है तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल की भी पुलिस निष्पक्ष थी और उसके अलावा भी तमाम जांच हुई। और यही नहीं, तमाम न्यूज एजेंसीज ने अपनी खबर भी प्रसारित की थी। इनकार कर रहे थे कि पलायन हुआ नहीं, जबकि उसके सबूत एनएचआरसी ने दे दिए हैं और सबूत के तौर पर एक परिवार से योगी जी मिले हैं। मैं तो इस नहीं, दीपक जी, सबसे पहली चीज तो यह है कि एक परिवार से मिलना 364 परिवार की गवाही नहीं होती और ऑन एविडेंस ये फेल्योर चीजें हैं।
मैं तो आपको कह रहा हूं एक बात कि 364 परिवार जो पलायन का इन्होंने लगाया था आरोप, हुकुम सिंह जी ने संसद में चीजें पेश की थी, उसके बाद रिपोर्ट जारी हो गई थी। और यही नहीं, जो संसदीय इलेक्शन सीट के मतदाता पहचान पत्र के अंदर 116 नंबर का मकान था जैन साहब का, उसको इन्होंने कोट किया था। और उस पर जाने के बाद पता चला कि जैन साहब तो वहीं बैठे हुए हैं और उन्होंने बताया कि दिल्ली के अंदर हम अपने व्यवसाय के लिए गए हुए हैं। और वही नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है कि उन्होंने 116 परिवारों के अंदर जाकर के पता किया तो पता चला कि वो लोग अपने रोजी रोजगार के चक्कर में बहुत पहले ही जा चुके हैं। और जी न्यूज का ये आरोप था कि 364 परिवारों ने पलायन किया है। आप बताइए, भारत का वो कौन सा गांव है, पूर्वांचल का वो कौन सा गांव है, उत्तर प्रदेश का वो कौन सा गांव है जहां लोग रोजी रोटी के चक्कर में हैदराबाद से लेकर के पूना और पूना से लेकर मुंबई ना जाते हो या दिल्ली ना जाते हो? तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो पलायनवादी चीजें हो गई। मैं तो आज कह रहा हूं आपसे कि आप उठा करके खुद देख लें। संवैधानिक संस्था है ना, एनएचआरसी ने कैसे कह दिया कि हाँ ये पलायन हुआ था? वो परिवार क्यों मिल गए जो पलायन करके गए थे? देखिए, अगर एक, चलिए आपने माना एक परिवार गया है, अगर एक परिवार भी कानून और व्यवस्था के चलते पलायन करता है, राज्य सरकार की गलती के चलते पलायन करता है, तो ये आपकी सरकार की विफलता थी। और ये आपके सरकार की विफलता है जो 2016 में थी प्रदेश के अंदर। अरे दीपक जी एक चीज हमेशा जानिए कि विफलता सिर्फ एक कारण पे ही निर्भर नहीं करती है। और मैं तो कह रहा हूं, राम राज्य का दावा करने वाली पार्टी बतावे ना कि उसके शासनकाल में भी तो पलायन हो रहा था। केराना से लेकर के नूरपुर तक हुआ है, क्या ये रोक पाए हैं? सारी चीजें आप लोगों के सामने सारे रिपोर्ट्स रहे हैं। सवाल का जवाब सीधे ले लेते हैं, सीधे जवाब ले लेते हैं। बताइए प्रेम शुक्ला जी, क्या नूरपुर में आपके समय पलायन नहीं हुआ? ये आरोप लगा रहे हैं कपिल श्रीवास्तव जी। गोली मार रहे हैं और वो एसएसपी की गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई। ये पूछिए इनसे, ये कौन से लॉ ऑर्डर की बात कर रहे हैं? सुन लीजिए ठीक है, आराम से। कपिल जी इतना रक्षा ऑर्डर की बात कर रहे हैं। देखिए, पहली बात, माइग्रेशन और एक्सोडस, प्रवासन और पलायन में अंतर होता आपसे है। 2 प्रश्न कर रहा हूं। मैं भी एक प्रवासी परिवार से आता हूं। एसपी आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं, जिन्होंने रंगदारी मांगी 6 लाख रुपए, 5 पीढ़ी पहले हम लोग वो आज रोजी रोटी के लिए हमारे आप लॉ एंड ऑर्डर पे प्रश्न उठाएंगे? दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, हम आ रहे हैं उस मुद्दे पर भी आएंगे कपिल श्रीवास्तव जी, हम आएंगे। लेकिन पहले आप कम से कम कैराना का जवाब तो दे दीजिए। मैं महोबा पे भी आऊंगा क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात है। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। कैराना का तो भरपूर मैंने जवाब दिया। आपको भी मौका मिला है, उनसे भी क्रॉस क्वेश्चन होंगे, उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे अगर वो कोई ऐसी बात कहते हैं जो मुझे ठीक ना लगे। प्रेम शुक्ला जी बताइए। अब जरा शांत हो जाए तो मैं कहूँ, देखिए, माइग्रेशन और एक्सोडस, प्रवासन और पलायन में अंतर है। बड़े पैमाने पर लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, जहां पर लोगों को अच्छे अवसर होते हैं, रोजगार की अच्छी सुविधाएं होती, व्यावसायिक सुविधाएं होती हैं, वो प्रवास करते हैं। जैसे मेरा परिवार 5 पीढ़ी पहले सुल्तानपुर से उत्तर प्रदेश से आया और प्रवास करके मुंबई में उसने रोजी रोटी के लिए स्वयं को संस्थापित किया। लेकिन अब अपने गाँव जा सकते हैं, हमको किसी ने वहाँ से भगाया नहीं है, किसी का भय नहीं है। कैराना में ऐसे परिवार नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पाए जिनको जो है मुकीम काला और अन्य गिरोहबाजों के कारण भयवश, जिन पर गोलियां चली, जिनकी हत्याएं की गई, जिनको भयभीत किया गया, जिनसे वसूली की गई, जिनके घर की महिलाओं के साथ छेड़खानी की गई, जिसके कारण वो कैराना छोड़कर पलायन करने को मजबूर हुए। और इस पलायन की घटना को मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण समाजवादी पार्टी की सरकार ने संरक्षण दिया। अब जब उन गुंडों का इलाज हो गया, कानूनी इलाज हुआ, ऐसे गुंडों के कानूनी इलाज के बाद उनका विश्वास जागा, वो लौट कर आए, अपने घर में रह रहे हैं। इसका प्रमाण है, सबके सामने योगी जी एक मकान में गए हैं, वहां से आप कैमरा टीवी लेकर जा सकते हैं, वो बताएंगे अपनी व्यथा कथा सुनाने के लिए, वो सामने जीवंत उदाहरण है उनका। अब इसको आप, चूंकि एक घटना आपके कार्यकाल में हुई और आप इस तरह की, मुजफ्फरनगर कांड में भी आपको ध्यान नहीं होगा कि सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ा कि भाई आप मुसलमानों को राहत दे रहे हैं जो दंगा पीड़ित हैं, हिंदुओं को क्यों नहीं दे रहे? तो जिनका आधार इतना सांप्रदायिक रहा हो कि आप दंगे हो, दंगे में पीड़ित हिंदू भी हो, मुसलमान भी हो, हिंदुओं को राहत नहीं दी जाएगी,
मुसलमानों को राहत सामग्री बांटी जाएगी, इस तरह का। साहब ये तो इतनी धर्मांधता आप कैसे ले आते हैं कि हिंदुओं से इतनी नफरत समाजवादी पार्टी कैसे पाल लेती है? ये कांग्रेसी सपाई इनको हिंदुओं से इतनी नफरत कैसे हो जाती है? समझ के कपिश जी मैं आपके पास आऊंगा, रुकिए। मेरे साथ दो और गेस्ट जुड़े हुए हैं, आशुतोष जी और तहसीम पूनावाला। पहले मैं उनके पास जाऊंगा, फिर मैं तुरंत आपके पास आऊंगा। आशुतोष जी मुझे बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी बहुत स्ट्रेटेजिक ये मसला लेकर आई है? कैराना का है, जाट वहां पर बुरी तरह किसान आंदोलन के कारण प्रभावित हैं। भारतीय जनता पार्टी का वो वोट बैंक जो सॉलिडली उनको मिला था शायद न मिले। अगर ध्रुवीकरण होता है तो ये मुद्दा खत्म हो जाएगा, इसीलिए कैराना का जिन्न एक बार फिर बाहर निकला है। दीपक, मुझे लगता है कि जो बात आपने अपने सेंटेंसेस में की थी वो बात बिल्कुल सही है कि ऐसे वक्त पे कैराना के मुद्दे को खड़ा करने की कोशिश इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के चुनाव में विश्वास के साथ नहीं जा रही है। यानी उसको इस बात का भरोसा नहीं है कि इस बार उसको उसी तरीके का मैंडेट मिलेगा या वो वहां सरकार बना सकती है। अन्यथा कोई कारण नहीं है। 5 साल अगर आपने शासन किया है तो आप आर्थिक विकास के मसले पर वोट मांगिए, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मसले जिसके मसले पर आपको वोट मांगना चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि जिस तरीके से इस पूरे मसले को एक इवेंट की तरीके से क्रिएट करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से सारे टीवी चैनल्स को लेकर जाया गया, जिस तरीके से इसका लाइव प्रसारण हुआ है, उससे साफ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि वो आने वाले समय में जो है वो चुनाव में गंभीरता के साथ जाके चुनाव जीत सकते। और इसके 3 बड़े महत्वपूर्ण कारण। पहला कारण यह कि जो आपने बिल्कुल साफ कहा कि आज की तारीख में किसान जो है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा नाराज हैं। और किसानों की नाराजगी का मतलब यह कि जाट समुदाय बहुत ज्यादा नाराज है। न केवल जाट समुदाय नाराज है, बल्कि वहां का एक बड़ा गुर्जर जो समाज है वो भी नाराजगी दिखा रहा है। तो अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश के 2 प्रमुख जातियां जाट और गुर्जर समाज अगर नाराज है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात, अभी मुजफ्फरनगर की बात की गई थी। मुजफ्फरनगर दंगों में ऐसे बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनका नाम उसमें था, जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, जिनके खिलाफ जांच चल रही, जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे थे, वो सारे मामले वापस लेने की कोशिश योगी सरकार ने की थी। और उस पर हाईकोर्ट की क्या टिप्पणी है ये सबको अच्छी तरीके से पता है। तो मेरा कहना है कि ये कैराना के मुद्दे को उठाना भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है, मजबूती नहीं है। अगर मजबूती होती तो वो आर्थिक विकास के मसले पर पिछले दिनों किस तरीके से कोरोना को उन्होंने हैंडल किया है उस मसले को उठाते। ठीक है, मैं आता हूं। क्या ये मुद्दा भी उत्तर प्रदेश चुनाव का मुद्दा बनेगा? लेकिन उससे पहले तहसीम, फिर प्रेम शुक्ला जी और सुशील पंडित जी के पास मैं जाऊंगा। तहसीम, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर इस विकेट पर भारतीय जनता पार्टी खेल गई तो फिर आप जैसी तमाम सेक्युलर पार्टी जो बार बार छुपकर मंदिर में टीका लगाकर फिर पब्लिकली दिखाती हैं, उनके लिए तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। हाँ दीपक जी, ये तो प्रॉब्लम तो है कि हम कैमरा सब जगह नहीं ले जा सकते, जैसे आदित्यनाथ जी ले जाते हैं कैमरा। अरे आप भी ले जाया करिए ना तहसीम, रोका थोड़ी है किसी ने। आप भी ले जाया करिए, हमको बुलाया करिए, हम आएंगे। नहीं सर, जो कुछ चीजें प्राइवेट होनी चाहिए, श्रद्धा की बात है, अपने और अपने भगवान के बीच में होनी चाहिए। वहां पे कैमरा की जरूरत नहीं है कि मोदी जी और आदित्यनाथ जी ले जाते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। भगवान जानता है कि आपका यकीन उस पर कितना है। लेकिन जो मुद्दे की बात है, मैं आशुतोष भाई से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। अल्टीमेटली वेस्टर्न यूपी में भाजपा पूरी तरह से हार रही है। और जो मैं इस चीज कह रहा हूँ, आप इस चीज को नोट कीजिए, और चुनाव के दिन मैं आपके साथ बैठूंगा। पूरे वेस्टर्न यूपी में भाजपा को 15 से 20 सीटें नहीं मिलेगी। जाट समुदाय, गुज्जर समुदाय और मुसलमान तीनों एक हो गए और एक ही लक्ष्य है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक ही लक्ष्य है कि भाजपा को हराना। जो इनकी राजनीति थी, जो जहर फैलाते थे, और क्योंकि आप जानते थे मैं किसान आंदोलन में काफी जा रहा था, सभी जाट भाई कहते थे कि 2013 के जो इन्होंने दंगे कराए थे भाजपा के लोगों ने, उससे अब सीख मिली है, जानते कि भाजपा विकास का काम नहीं करते, इसलिए ये सारा स्टंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आदित्यनाथ जी दोबारा से मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और वेस्टर्न यूपी में इनको 20 से 25 सीटें नहीं मिलने वाली। तो चलिए, आपने भविष्यवाणी कर ही दी है, फिर चुनाव ना छोड़ते हैं, अभी से चुनाव परिणामों का प्रसारण शुरू कर देते हैं। मैं और आशु अभी एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन सुशील पंडित जी, पेरम्बुदूर की बात कर लीजिए, जहां पर मद्रास हाईकोर्ट को यह कहना पड़ा कि नहीं भाई, हिंदुओं के मंदिरों में भी घंटियां बजेंगी और आप वहां पर किसी को पूजा करने से नहीं रोक सकते। असम के मुस्लिम बहुल जगहों का एग्जाम्पल ले लीजिए, जहां पर माइनॉरिटी मेजॉरिटी बन जाता है, जैसा कश्मीर में आप लोगों के साथ हुआ। क्या ये वहां से जबरदस्ती पलायन करवाना एक शाश्वत सत्य नहीं है भारत का? धन्यवाद दीपक जी, आपने मुझे अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। 2 मुद्दे, 2 बातें निकल करके आई। एक कि ये प्रवासी हैं,
मैं आपको याद दिला दूं, कश्मीर से निष्कासित हिंदुओं को भी माइग्रेंट कहा गया, उनके कैंप्स को माइग्रेंट कैंप्स कहा गया। जो हमारा जातीय संहार हो रहा है, जो हिंदू समाज कट रहा है, घट रहा है और पलायन कर रहा है, उसको इस तरह उस पर लिपापोती की जाती है कि उसको प्रवासी कह करके टाल दिया जाता है, और इसको कहने के लिए इनको हिंदू कोलैबोरेटर मिल जाते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को हिंदू प्रवक्ता मिल जाते हैं, पीडीपी को हिंदू प्रवक्ता हमारे समुदाय से मिल जाते हैं, और समाजवादी पार्टी को भी मिल जाते हैं। वो हिंदू पलायन को, हिंदू संहार को किसी ना किसी तरह डिफेंड करके सरका देते हैं। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है हमारे समाज की। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, पहले इसी बात को खत्म करूं, इतिहास में 1000 साल के हिंदू पलायन और हिंदू संहार के इतिहास में, हमारे जेनोसाइड के इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जहां हिंदू पलायन करके फिर अपने घर लौट पाया हो। तो योगी जी ने ये एक अपवाद सिद्ध करके दिखाया है कि कैराना में पलायन कर गए परिवार अपने घरों में लौटे हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, और ये इस समय, बदलते समय का द्योतक है। यदि हिंदू समाज करवट ले रहा है, एकजुट है और अपनी सुरक्षा के प्रति सचेत है, तो एक इस उदाहरण से उन्हें बहुत उत्साह लेने की, प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। दूसरी बात, यह कहा गया कि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो विकास के मुद्दे पर लड़िए ना, आप कोरोना के मुद्दे पर लड़िए ना। क्यों? क्या हिंदू सुरक्षा का मुद्दा किसी चुनाव का मुद्दा नहीं होना चाहिए? क्या हिंदू संहार का मुद्दा किसी सुरक्षा चुनाव का मुद्दा नहीं होना चाहिए? क्या नागरिक सुरक्षा का मुद्दा किसी चुनाव का मुद्दा नहीं होना चाहिए? क्या मुजफ्फरनगर के दंगों में आजम खान ने पुलिस निरीक्षक की, थाना अध्यक्ष की तबादला नहीं किया? उनको एफआईआर दर्ज करने से नहीं रोका? क्या आतताइयों और गुंडों को बचाने की कोशिश नहीं की? क्या दुर्गा शक्ति नागपाल का उत्पीड़न नहीं किया गया क्योंकि वो एक अवैध मस्जिद गिरा रही थी? क्या इस तरह की घटनाएं समाजवादी सरकार में नहीं हुई? क्या बात करते हैं? ये चुनाव में मुद्दे नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? आप अपनी सुर्खियों में इसे मुद्दा नहीं बनाएंगे, आप सामाजिक विमर्श में इसे मुद्दा नहीं बनाएंगे, आप हिंदू को कटते घटते रहने देना जाएंगे। ये चुनाव का मुद्दा क्यों नहीं बनेगा? हिंदू सुरक्षा का मुद्दा चुनाव में सर्वोपरि मुद्दा होना चाहिए। हिंदू पलायन का मुद्दा हर चुनाव में सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए। हम इस बात के सबूत हैं कि अगर हिंदू चुनाव में मुद्दा नहीं बनता है, हिंदू सुरक्षा चुनाव में मुद्दा नहीं बनता है, तो हिंदू पलायन पे मजबूर होता रहेगा। पूरे देश में ऐसे 500 से ज्यादा कश्मीर पनप रहे हैं और कैराना उनमें से एक है। ठीक है, तो ये मुद्दा हर चुनाव में होना चाहिए। मैं यहीं से आगे बढ़ूंगा, आशुतोष जवाब भी देना चाहते हैं, उनको भी लूंगा, कपीश जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले रितु सिंह, नोएडा से मेरी एक दर्शक जुड़ गई हैं। रितु सिंह, क्या कहेंगे आप जो कैराना में पलायन हुआ था 2016 में, उसके बारे में? पहले तो सभी दर्शकों का और सभी पैनलिस्ट का मेरी तरफ से नमस्कार। कैराना की स्थिति और कैराना में उत्पन्न हुई स्थिति पर मैं ये कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं गुंडा राज कानून व्यवस्था पर भारी हुआ है, और मेरा ये वोट बैंक और चुनाव से हटकर हमें ये जानना होगा कि आखिर ये स्थिति उत्पन्न हुई ही क्यों। और अभी वर्तमान में मैं ये बीजेपी प्रवक्ता से सवाल करना चाहूंगी कि जीरो टॉलरेंस पर उनका क्या स्ट्रैटेजी है, क्या पॉलिसी अपनाएंगे ताकि ये दोबारा से ये स्थिति उत्पन्न ना हो। ठीक है, मैं आपके सवाल को लूंगा, लेकिन आप उल्टा बोल गई। आपको ये बोलना था कानून व्यवस्था भारी पड़ गया, शायद यही आप कहना चाहती थी। मैं सीधे चलता हूं कपीश श्रीवास्तव जी के पास। कपीश जी, मुझे एक बात बताइए, और बात बेहद महत्वपूर्ण है। आप लोग अल्पसंख्यक या मुस्लिम तुष्टीकरण का काम करते हैं, और कैसे करते हैं इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। खुद अखिलेश यादव जी ने जब जिन्ना की बात कही तो मुझे लगा शायद अखिलेश जी की जबान फिसल गई होगी, इसलिए उन्होंने पटेल और जिन्ना का कंपैरिजन कर दिया। लेकिन यहां तो वो खुद दूसरी बार आगे आगे कह रहे हैं कि हाँ, जिन्ना के बारे में बोल रहा हूं मैं, लोगों को इतिहास फिर से पढ़ना चाहिए। सवाल यह है कि देश की आजादी के खलनायक का उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिक्र क्या ये मुस्लिम वोट पाने के लिए नहीं किया अखिलेश जी ने? इतने नादान नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं वो इसको समझते ना हो, बहुत समझदार है पॉलिटिकली वो।
पहली बात तो दीपक जी मैं ये कह दूं कि सुशील पंडित जी ने जिस तरीके से महिमा मंडित करने का काम भारतीय जनता पार्टी को किया है, तो वो तो पूरी तरह से दिखाई दे रहा है कि वो निष्पक्ष नहीं है। इस वजह से निष्पक्ष नहीं है कि 14 साल से केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लीडेड सरकार चली है और उसके बावजूद कश्मीर के अंदर अगर ये कश्मीरी पंडितों को स्थापित नहीं कर सके तो जितनी गुनाहगार अगर कांग्रेस की सरकार या अन्य सरकारें रही हैं उतनी ही गिरहगार उतने ही स्तर पर ये भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है कि जिसने कश्मीरी पंडितों को केवल वोटों का मुद्दा बनाया, उनका रक्त पान किया और उसके बाद भी 14 साल के अंदर एक भी कश्मीरी पंडित को स्थापित नहीं कर सके और उल्टा पीडीपी के साथ जिन्होंने इनको बाहर करने में अपनी पूरी ताकत लगाई थी, ऐसे राष्ट्रद्रोही पार्टी के साथ इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर भारत माता को रौंदने का काम किया। और उसी का पुलवामा अटैक भी रहा जिसमें हमारे 150 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे और आज तक चार्जशीट नहीं है। यह है इनका छद्म राष्ट्रवाद। अब मैं दूसरी बात कहता हूं। बात इस चीज की है कि अगर आप इतिहास के पन्नों को खोलेंगे तो इतिहास के पन्ने में दो तरीके से चीजें दर्ज हैं। एक वो जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहले जो घटनाएं घटी और एक भारत के स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्रता लेते समय जो घटनाएं घटी, उनको दो तरीके से इतिहासकारों ने लिया है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये लिखने वाले इकबाल जिनको हम और आप निश्चित तौर पे राष्ट्रवाद की शोष को भरने के लिए उठाते हैं, वही राष्ट्रवादी कवि पाकिस्तान जाकर के बसे थे। ये भी एक सोचने और समझने की बात होगी। जब टू नेशन थ्योरी की बात आप करेंगे तो जितने गुनाहगार जिन्ना हैं इस देश के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, गैर जरूरी है। स्वतंत्रता के बाद का इतिहास उनका काला इतिहास है हिंदुस्तान के लिए। जिन्ना की क्यों तारीफ कर रहे हैं अखिलेश जी, बताइए ना कपिल जी। जिन्ना ने भी जिन्ना की क्यों तारीफ कर रहे हैं अखिलेश जी? तो उस समय उनके योगदान को लाल कृष्ण आडवाणी ने सराहा था। अखिलेश जी, अरे नहीं, जिन्ना की क्यों तारीफ कर रहे हैं? लाल जिन्ना की क्यों तारीफ कर रहे हैं अखिलेश जी, ये भी बता दीजिए ना। जनता पार्टी के अरे भाई एक मिनट सुन तो ले दीपक जी, मैं आप ही के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। आपने प्रश्न कर लिया, अब उत्तर ले लीजिए। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जब पाकिस्तान की यात्रा की और उनके मजार पे चादर चढ़ाया था तो शायद आप विस्मृत हो रहे हो या देश विस्मृत हो रहा हो या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर विस्मृत हो रहे हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि ये सेकुलर थे जिन्ना, जिन्होंने आजादी की कहानी लिखी और आजादी में इनकी बराबर की भूमिका रही है। तो उन आडवाणी जो कि कभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, गृह मंत्री रहे, बड़े बड़े पदों पर आसीन रहे, उन्होंने ये बात कही थी। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात से कन्नी नहीं झाड़ सकती और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता। सावरकर जितने जिम्मेदार थे इस देश को बांटने के लिए, उतने ही जिम्मेदार जिन्ना थे। इसीलिए ये दोनों ही लोग इस मुल्क के लिए आवश्यक नहीं है। मैं तो स्पष्ट बात कहता हूं। तो अखिलेश जी ने क्यों तारीफ की, बताइए प्रेम शुक्ला जी, अखिलेश जी ने क्यों तारीफ की जिन्ना की? वो कह रहे हैं सावरकर की भी जरूरत नहीं है, जिन्ना की भी जरूरत नहीं है। प्रेम शुक्ला जी बताइए। अरे ये इनसे पूछिए कि लाल कृष्ण आडवाणी ने क्यों की? जी की बात वो तो आपने पूछ लिया, उसका जवाब देंगे। विनम्रतापूर्वक पूछना। अच्छा ये भी बताइए, आडवाणी जी ने क्यों नेता मानते हैं कि नहीं मानते? मैं इनसे अत्यंत विनम्रतापूर्वक, अध्यक्ष मानते थे कि नहीं मानते? जी आराम से, ये गृह मंत्री रहे हैं कि नहीं रहे हैं? और क्या लाल कृष्ण आडवाणी जवाब तो ले लीजिए कपिल जी। अत्यंत विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं, मैं आपसे अत्यंत विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं कि आपके नेता श्री अखिलेश यादव आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी को अपना नेता मानते हैं कि अपने पिता मुलायम सिंह यादव को अपना नेता मानते हैं? अगर वो आडवाणी जी को अपना नेता मानते हैं तो उनको बाबरी के विध्वंस का समर्थन करना चाहिए और जफर याब जिलानी को इतने दिनों तक उन्होंने अपनी पार्टी में क्यों रखा? ऐसे बाबरीवादी को पार्टी में रखने की क्या जरूरत थी? आप जब राम भक्त लाल कृष्ण आडवाणी के अनुयायी लाल कृष्ण आडवाणी को मानते हैं कि नहीं ऐसा आपको विश्वास हो गया है कि अखिलेश यादव जो है अब अपने बाप को सिर्फ पोस्टर से नहीं हटाया है, विचारों से भी हटा दिया है। बीच में आपके नहीं बोल रहा था, सुन तो लीजिए ना, शांति से, शांति से। मैं तो कह रहा हूँ ना, लाल कृष्ण आडवाणी हमारे नेता है या लाल कृष्ण आडवाणी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हमारे नेता हैं।
तो उन्होंने और कहा कि सुन लीजिए, अब सुन लीजिए ना आडवाणी जी की तुलना की, तो भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो लीजिए महाराज, मानते हैं कि नहीं मानते? आराम से, इतना रक्षा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। प्रेम जी, आपने प्रश्न अरे पूछा, भाई उत्तर गला दीजिए। गला मत फाड़िए, मैं प्रश्न आराम से शांति से। लाल कृष्ण अरे आडवाणी मैं तो उत्तर दे रहा हूँ, आप सुनने को तैयार नहीं। आपको इतिहास का कोई ज्ञान तो है नहीं। अगर वो अपनी बात रिपीट करेंगे मैं उनको भी टोकूंगा। प्रेम शुक्ला जी बोलिए। नहीं, आपको भूगोल का ही ज्ञान नहीं है तो आप इतिहास का ज्ञान क्या रखेंगे मित्र? तो मुझे इतना विश्वास हो गया, भूगोल का ही ज्ञान नहीं है। दो चीजें इन्होंने कही, दो चीजें इन्होंने भूगोल का ज्ञान होता, कपीश जी ने दो चीजें कही, नहीं उपस्थित होती। मैं एक प्रश्न नहीं, अभी आपका ज्ञान बता रहा हूँ, सुन तो ले। आप अपना नेता दीपक जी कैसे लोगों को पकड़ लाते हैं? कपीश जी प्लीज, कहां से इनको किस जगह पकड़ लाए हैं? एक डेकोरम ये समझ में इनके नहीं आ रहा बहस कैसे। चैनल पर सुपर प्राइम टाइम पर ये डिबेट कर रहे हैं, आप शामिल हैं, थोड़ा डेकोरम भी बना कर रखिए, थोड़ा सुन लीजिए ना। प्रेम शुक्ला जी भी सुन रहे हैं आपकी बात, सुशील पंडित जी भी सुन रहे हैं, आशुतोष भी सुन रहे हैं, सब खामोशी से बैठे हैं, अपनी टर्म पे बोलेंगे। आप भी बोलिएगा, प्रेम शुक्ला जी बोलिए। लाल कृष्ण आडवाणी जी को ये अपना नेता मानते हैं कि नहीं मानते? अब इनको शांत कर दे तो मैं बोलूं। मैंने जवाब दिया, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी हमारे लिए माननीय नेता है। आप लाल कृष्ण आडवाणी के विचारों को हम मानते हैं। जिन्ना पर उनके जो विचार थे उसको पार्टी ने अस्वीकार किया था, सारे लोग इसको भली भांति जानते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर आडवाणी जी की बात को मानकर अखिलेश सिंह यादव अपने पिता को भूल गए हो और जिन्ना को अपना नेता मानते हो तो जिन्ना का नेतृत्व वो स्वीकार लें, हमको कोई आपत्ति नहीं है। वैसे भी जो है आपने एक तो बहुत अच्छी बात आज बोली कि आप महबूबा मुफ्ती को राष्ट्रद्रोही मानते हो, जिन्ना को अपना नेता मानते हो, तो ये अजीबोगरीब विरोधाभास आप में है। आपके नेता जिन्ना को अपना नेता माने, थू नहीं करने दूंगा। इन देखिए जी, अजीबोगरीब आप आदमी पकड़ लाए हैं। कुछ लोगों को मुंह खोलना तो आता है, बंद करना नहीं आता है। जा सकता है तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं का संकट ऐसा है कि उनको मुंह खोलने का प्रशिक्षण दिया गया है, लेकिन मुंह बंद कब किया जाना चाहिए इसका प्रशिक्षण ही नहीं प्राप्त है। बोलिए प्रेम शुक्ला जी। खामोश है कपीश जी। नहीं, प्रशिक्षण तो आपको दिया जाता है। सिर्फ प्रेम शुक्ला जी की आवाज प्लीज। देखिए, आदरणीय लाल कृष्ण फिर आ गए। आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी के जिन्ना वाले बयान पर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड 2005 में ही स्पष्टता से आ गया। उनको उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया था। क्या समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों नेताओं में इतनी हिम्मत है कि वो अखिलेश यादव को जिन्ना की आरती उतारने के लिए, स्तुति करने के लिए, उनको जिसने इस देश को जोड़ा, सरदार पटेल जिन्होंने देश को जोड़ा, उनके साथ जिसने देश को तोड़ा, उसकी तुलना करने के कारण उनके अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है? समाजवादी पार्टी में किसी की इतनी हिम्मत है? भारतीय जनता पार्टी की टीम ने यह तय किया तत्कालीन, और आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने विनम्रता पूर्वक जिन्ना वाले बयान के बाद अध्यक्ष पद का त्याग किया था। क्या अखिलेश यादव त्याग कर सकते हैं? क्या किसी में हिम्मत है अखिलेश यादव का इस्तीफा मांगने की? तो नहीं है साहब। दूसरी बात जो आशुतोष जी कह रहे थे उसका मैं उत्तर देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी क्या मुद्दा बनाएगी, कैसे लड़ेगी, कैसे जीतेगी, ये 2005 से लेकर 2021 तक सतत भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बातें करने वाले, उसका विरोध सोचने वाले तो नहीं तय करेंगे ना। ये तय कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसका नेता तय करेगा। और नागरिकों की सुरक्षा हमारे लिए मुद्दा नहीं होगा। ये आशुतोष जी के कहने से कल जो है पाकिस्तानी कोई कुछ कह देगा तो हम थोड़े मान लेंगे, कल कोई कांग्रेसी कुछ कह देगा थोड़े मान लेंगे हम, कल कोई पत्रकार जो भाजपा का विरोध करने में ही अपनी पत्रकारिता को धन्य पाता हो वह कह देगा तो थोड़े मान लेंगे। हमारी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर एक नीति है, उस नीति का हमने कैसे पालन किया यह हमने सबके समक्ष रखा। आशुतोष जी को तो बुरा लगेगा ही, क्योंकि आशुतोष जी भाजपा का कभी भला कभी सपने में भी सोच सकते हैं क्या? वो तो बेचारे दिन रात माला जपते रहते हैं कि भाजपा का कैसे घाटा हो जाए, कैसे नुकसान हो जाए। लेकिन 2014 पहले भी ये कहते थे कहां है भाजपा, कहां है भाजपा? देख रहे हो ना आशुतोष जी, 2017 में भी कहते थे कहां भाजपा आने वाली है, कैसे भाजपा आई, याद है ना? 2019 में भी आप कहते थे भाजपा बिल्कुल नहीं आएगी, आई ना भाजपा। तो 2022 में भी आप आइएगा, फिर जो है आप निकालिएगा कि यार 350 से ज्यादा सीट नहीं पाई। ठीक है, मैं आऊंगा आशुतोष के पास, इसका जवाब लूंगा कि माला तो फेरेंगे नहीं,
क्योंकि मतलब धर्म का कितना वो पालन करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन माला फेरना कहा जाता है कि हिंदू संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। तुलसी की मालाएं फेरी जाती है हमारे यहाँ। क्या आशु जी ऐसा करते हैं, मालाएं फेरते हैं? ये उनसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले दिनेश देव आगरा से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। दिनेश जी, क्या कहेंगे योगी जी ने आज जो कहा है, और कैराना के जो हालात हैं, बहुत दूर नहीं है आगरा और मुजफ्फरनगर। नहीं, योगी महाराज ने, योगी आदित्यनाथ जी ने जो किया है वो काबिले तारीफ है, और उन्होंने वो करके दिखाया जो इससे पहले कभी किसी सरकार ने नहीं करके दिखाया। पीड़ित व्यक्ति को वापस उसका घर दिलाना, इससे बड़ा और न्याय क्या होगा। उनकी धन्य है उनके लिए, उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, आपको लगता है, आप शुक्रिया कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी का, ये भी एक पहलू है। और दिनेश देव जी भी, मैं मानता हूं आगरा में रहते हैं तो एक वोटर होंगे उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश चुनाव में उनकी भी राय महत्व रखेगी, क्योंकि हर एक वोट महत्वपूर्ण होता है। सीधे आशुतोष जी के पास चलता हूं। आशुतोष जी, कितनी बार माला फिराते हैं? अगर माला नहीं फिराते तो क्या फिराते हैं भाजपा के हारने की दुआ करते करते? मेरे साथ एक मिनट, नए पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। राकेश त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश के। विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, लेफ्ट के नेता। और संगीत रागी जी जुड़ गए हैं, जो कि आरएसएस के जानकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और डीयू के अंदर प्रोफेसर हैं। आशु। दीपक, ये एक पत्रकार की ताकत है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता को 3 मिनट तक आशुतोष के बारे में बात करनी पड़ गई। मैं मानता हूं कि मैं एक अच्छी पत्रकारिता कर रहा हूं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को 3 मिनट तक मेरे ऊपर व्यक्तिगत हमले करने का पूरा मौका उनको मिला। मैं उनको उसके लिए साधुवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरी लोकप्रियता भी बढ़ा दी इसी बहाने। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जिनको मेरे बारे में नहीं पता हो, उनको पता हो गया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, और महत्वपूर्ण बात यह, मैं धर्म का पालन नहीं करता हूं, लेकिन मेरा धर्म वो नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी का धर्म है, या जो विश्व हिंदू परिषद का धर्म है, या जो योगी आदित्यनाथ का धर्म है, जो नरेंद्र मोदी जी का धर्म है। मैं इतनी सी बात जानता हूं कि जो लोग धर्म के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, चुनाव के आखिरी मौके पर जो लोग कैराना जैसे मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं, मैं फिर दोहरा दूं, यह भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी का प्रतीक है, उसकी मजबूती का प्रतीक नहीं है। क्योंकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी देश का लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने एक बार भी हिंदुत्व के सवाल को खड़ा करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने विकास का सवाल खड़ा किया, उन्होंने लोगों के खातों में 15 लाख रुपए देने का सवाल खड़ा किया, उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने का प्रश्न किया, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान विश्व के नक्शे विश्वगुरु बन जाएगा। आज अगर भारतीय जनता पार्टी अगर कब्रिस्तान शमशान के सवाल खड़ा करती है, कैराना के सवाल खड़ा करती है, और राम मंदिर के सवाल खड़ा करती है, हिंदुओं को सुरक्षा भाव पैदा करती है, मैं तो ये समझ ही नहीं पाता हूं कि जिस मुल्क में 80% हिंदू हैं, वहां हिंदू असुरक्षित कैसे हो गया। ये असुरक्षित नहीं है, ये लोग असुरक्षित करके वोट लेना चाहते हैं। तो ये कमजोरी मैं बार बार कहना चाहता हूं। हमारे मित्र देखिए अभी मुस्कुरा रहे हैं बैठे बैठे, उनको भी मेरी सवाल का जवाब देना चाहिए। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सवाल यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जीत का कारण 2017 में था, वो छोटी और पिछड़ी जातियों को साथ लाने की कोशिश का नतीजा था। आज वो पिछड़ी छोटी जातियां कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से छिटक रही। मैंने जाट समुदाय की बात की थी, गुर्जर समुदाय की बात की थी। आज आप देखिए राजभर समुदाय इनसे बाहर जा रहा है, कहीं ना कहीं आप देखिए तो कुशवाहा समुदाय इनसे बाहर जा रहा है। तो जो जातियों का एक समीकरण खड़ा किया था, इंजीनियरिंग की थी, वो छिटक रहा है। वो इसलिए छिटक रहा है क्योंकि फिर तो आपको माला फेरने की जरूरत नहीं, बीजेपी तो हार रही है, फिर तो आपको माला फेरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जैसे प्रेम शुक्ला जी ने कहा है, बीजेपी तो हार रही है। अगर जातियां छिटकी गई है तो फिर भारतीय जनता पार्टी कहां से जीतेगी? दीपक, आप भी पत्रकार हो, मैं भी पत्रकार हूं, हम जानते हैं कि पत्रकारों का काम ये प्रेडिक्शन करना नहीं कि कौन सी पार्टी जीत रही, कौन सी पार्टी हार रही है। कहने को तो मैं कह सकता हूं, लेकिन वो कहना ठीक नहीं, क्योंकि वो हमारा पत्रकार का धर्म नहीं है। महत्वपूर्ण बात जो मैं कह रहा था, वो महत्वपूर्ण बात यह कि आज की तारीख में 5 साल शासन करने के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार को चौड़े के साथ कहना चाहिए, हमने इस उत्तर प्रदेश को जो है विकास के मामले में सबसे आगे कर दिया। अभी बेंगलोर की थिंक टैंक अफेयर्स की रिपोर्ट आई है, जिसमें विकास के मामले में उत्तर प्रदेश 18वें नंबर पर है। याद रखिएगा, 18वें नंबर सबसे आखिरी पायदान पे है। ठीक है, तो योगी आदित्यनाथ के पास चूंकि उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ अच्छी बात कहने के लिए नहीं है, इसलिए वो कैराना का सवाल खड़ा करेंगे, हिंदू मुसलमान सवाल खड़ा करेंगे। अन्यथा उत्तर प्रदेश संगीत रागी जी बताइए, 80 करोड़ हिंदुओं को क्या 14-15 करोड़ मुसलमानों से खतरा है? बताइए, ये लॉजिकल सवाल उठाए। राकेश जी मैं आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं, विवेक जी के बाद आपके पास आऊं। दीपक जी, मुझे लगता है कि हिंदू समाज को ये बताने की आवश्यकता है, और इस पीढ़ी को खास करके, कि 23% मुसलमानों ने इस देश पर विभाजन थोपा था। तब भी लोग यही कहते थे कि हम तो 77% हैं,
हम क्यों डरने जा रहे हैं? लेकिन इस देश का विभाजन 23% मुसलमानों ने ही किया और उनको 35% जमीन मिली थी उस समय। मुझे हैरानी होती है जिस समस्या का 70 साल में समाधान नहीं हुआ, मैं तो कहूंगा 450 साल में जिसका समाधान नहीं कर पाए, जिसको छूने से पार्टियां डरती थी, उस राम मंदिर मूवमेंट को खड़ा करके और उस राम मंदिर मूवमेंट को वहां पर बनाने में इतना बड़ा सहयोग करने के बाद वो आज फलितार्थ हो रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी का अचीवमेंट नहीं है, वो समाज का अचीवमेंट नहीं है, उसके बारे में आप जिक्र नहीं करें। कैराना जो है वो मैं बार बार कह रहा हूं, ये कोई एक शहर का नाम नहीं है, मेवात शहर नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया घटित होती है उस समाज में जहां मुसलमान बहुसंख्यक होता है, और क्योंकि वो जब बहुसंख्यक जहां पर होता है उसकी डेमोक्रेसी उसी समय तक है जब तक वह स्वयं बहुसंख्यक नहीं है। उसके लिए ह्यूमन राइट्स का मामला तभी तक है जब तक वह बहुसंख्यक नहीं है। जिस दिन मुसलमान बहुसंख्यक होता है उसके लिए निजाम मुस्तफा उसका वसूल बन जाता है, वही उसका ईमान बन जाता है, वही उसका धर्म बन जाता है। नहीं तो क्या कारण था साहब कि तालिबान के लिए बात करने वाला मुनव्वर राना बात करे? तालिबान के लिए सफाई में, तालिबान की प्रशंसा में गाथा कौन गा रहा है? तो समाजवादी पार्टी का। अरे कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? 10 सेकंड मुझे अपनी बात कहने दीजिए, आप अपनी बात कहिएगा। कैराना को अमित शाह जी ने भी कोट किया और योगी जी ने भी कोट किया। मैसेज बहुत साफ है हिंदुओं के लिए। यदि हिंदू समाज समाजवादी पार्टी या किसी अन्य पार्टी को सत्ता में बिठाने की बात करता है तो हम वही भूमिका में आ जाएंगे जिस भूमिका में जयचंद एक बार हुआ करता था इस देश में। क्योंकि कैराना तब एक जगह नहीं घटेगी, कैराना तब 18 करोड़ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के अंदर जो एक रेडिकल हिस्सा है वो हर शाहीन बाग खड़ा करेगा। वह कल डर इसलिए रहा है भाई, यहाँ पे आप इस्लामोफोबिया ना फैलाएं, यहाँ पे आप कम्युनल हेट्रेड ना फैलाएं नेशनल टीवी पर, और ये हिंदू मुसलमानवाद ना करें। किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है। सर आप अपनी जगह बोल लीजिएगा। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन एक है, वो सर्वोपरि है, यहाँ किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं, ये आप हर बार टीवी पे आकर के हिंदू मुसलमान मार देगा, हिंदू मर जाएगा, हिंदू को भागना पड़ेगा, मुसलमानों का आतंक होने जा रहा है, मुसलमानों का साम्राज्य होने जा रहा है, ये क्या नॉनसेंसिकल बातें चलती हैं। इस देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन की तो इज्जत करिए आप। मुसलमानों को तुम नहीं बताया ना, तुम्हारी ही पार्टी ने बताया ना, वोटों के लिए बताया था ना, और किसने बताया था? अली और कुली के कुछ नहीं है ऐसा, ये सब झूठ सच आप अपने घर पे रखिए, कुछ नहीं है। इस देश में 70 साल से हिंदू और मुसलमान प्रेम पूर्वक रह रहे थे। इक्के दुक्के जरूर इंसिडेंसेस हुए हैं। आप लोग जहां जाते हैं वहां दंगा, गुजरात दंगा, दिल्ली में आप लोगों ने करवाया, तो आप लोग कम्युनल हार्मोनी में विश्वास क्यों नहीं रखते हैं? इस देश में 700-800 साल मुगलों और मुसलमानों का साम्राज्य रहा, फिर भी हिंदू है, फिर भी मंदिर है, फिर भी पूजा पाठ है, फिर भी हिंदू संस्कृति है, तो आपको डर किस बात का है? हिंदू नहीं बच पाता, तुम्हारे जैसे डरिए किस बात का डर है आपको? तो बचता नहीं, सभी धर्म आपस में मिलजुल करके रह सकते हैं। हाँ, अभी तुम्हारी बीजेपी के, आपकी बीजेपी के नेताओं के बच्चे अमेरिका में जाके पढ़ते हैं, बी फीटिंग नेशन है, यूरोप में जाके पढ़ते हैं, लंदन में जाके पढ़ते हैं। मत भेजा करो ना, बहुत ज्यादा हिंदू धर्म के ठेकेदार हो, मत भेजा करो अपने घर के बच्चों को विदेश। अच्छा रुकिए अमेरिका आपने भी मौके पर अपनी बात खत्म की थी। विवेक श्रीवास्तव जी ने भी अपनी बैटिंग कर ली है। मैं सीधे राकेश त्रिपाठी जी के पास चलूंगा। राकेश त्रिपाठी जी, विवेक श्रीवास्तव जी जो डर कह रहे हैं, क्या वही डर भारतीय जनता पार्टी फैलाने की कोशिश कर रही है? ये राजनीतिक आरोप लेफ्ट पार्टी के नेता ने आप पर लगाया है कि आप हिंदुओं को डरा रहे हैं। देखिए दीपक जी, डर की वजह से तो कैराना में पलायन हुआ था, और ये सच्चाई है। स्वर्गीय हुकुम सिंह जी सांसद हुआ करते थे कैराना से, और उन्होंने इस बात को डंके की चोट पर लोकसभा में उठाने का काम किया था कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में किस तरह से मुकीम काला तरीके जो अपराधी थे, गैंगस्टर थे, माफिया थे, जिनको सरकार का संरक्षण होता था केवल इसलिए क्योंकि वोट बैंक का तुष्टिकरण उससे होता था, और इस तुष्टिकरण की कीमत चुकानी पड़ती। सर, कैराना में आपको गुर्जर घुसने नहीं देते। आज वो भरोसा बहाल हुआ है, आपके मुख्यमंत्री ने गुर्जर समुदाय का किया था। आज किसी को वहां डर
महसूस नहीं हो रहा। और ये जातियां आपसे छिटक चुकी हैं, हमने सफाया करने का काम तो किया। अब आप वहां पे हिंदूवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई ये है खूंखार अपराधियों को आज एनकाउंटर में मार किसान आपसे हट चुका है और किसानों में वो अपराधी, वो गैंगस्टर जो उत्तर प्रदेश की खाकी वर्दी पर गोली चलाने का दुस्साहस करते थे, आज उनको मार गिराने का काम हमने किया है। और इसकी वजह से एक भरोसा लौटा है, एक विश्वास लौटा है, एक सुरक्षा का वातावरण बना है। मैं आशुतोष जी को सुन रहा था। एक मिनट सुन लीजिए विवेक जी सुन लीजिए। आशुतोष जी सवाल उठा रहे थे, आशुतोष जी कह रहे थे कि आज विकास का मुद्दा उठा रहा है। अरे यही तो विकास का मुद्दा है कि कैराना में पहले पलायन हो रहा था, कैराना में पहले पलायन हो रहा था, आज ये पलायन रुका है और न केवल पलायित लोग वापस लौटे हैं। ये विकास ही तो है, ये विश्वास की बहाली ही तो है। सरकार की जिम्मेदारी यही है कि लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलावे, लोगों को निवेश के लिए वातावरण उपलब्ध करावे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का काम करे। आज हमने कानून व्यवस्था ठीक करने का काम किया है, आज हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का काम किया है, आज हमने लोगों को एहसास दिलाया है कि लोग सुखमय वातावरण में वहां पर जीवन जी सकते हैं। और मैं मानता हूं यही सरकार की उपलब्धि है। ये कैराना एक मॉडल है उत्तर प्रदेश की सरकार का कि पिछली सरकारें किस प्रकार से अपराधियों को संरक्षण देती थी और आज की सरकार किस तरह से लोगों को सुरक्षा का एहसास दिला रही है कि पलायित लोग वापस लौट करके आ रहे हैं। मैं मानता हूं कि इसी उपलब्धि के आधार पर आज उत्तर प्रदेश का आकलन किया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में आज किस तरह का वातावरण मिला है। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्या आशुतोष जी अगर आशुतोष जी अपने चश्मे से देखेंगे, वास्तविकता वाले चश्मे से, राजनीतिक चश्मे को उतार करके देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा कि मुजफ्फरनगर दंगे में किस तरह से सरकार के द्वारा प्रायोजित दंगा था। सरकार के द्वारा दंगा करने वालों को संरक्षित किया जा रहा था, उनको सरकारी वायुयान में बैठाल करके मुख्यमंत्री आवास में उनके नाश्ते का इंतजाम किया जा रहा था। और तमाम ऐसे लोग जो पीड़ित वर्ग के लोग थे, जो पीड़ितों की आवाज उठाने वाले लोग थे, उन पर FIR दर्ज की जा रही थी। और इसी कारण से जवाब कपिल श्रीवास्तव जी से लेता हूं। कपिल जी जवाब दीजिए, क्या ये हकीकत नहीं है कि आपने मुजफ्फरनगर के एक माइनॉरिटी के नेता को चार्टर्ड प्लेन भेज के बुलवाया था? क्या ये भी हकीकत नहीं है? इसीलिए आप जिन्ना की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि कट्टरपंथी मुसलमानों का वोट आपको मिल जाए, आप एक सिग्नल दे सके कि हम ही आपकी सबसे अच्छी रक्षा करेंगे। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि मुजफ्फरनगर दंगा अगर किसी का प्लान्ड था तो वो शुद्ध रूप से संगीत सोम का था, वो राणा साहब का था, वो कुलदीप जी का प्लान था। मैं क्यों कह रहा हूं, जब हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की कमेटी ने एक संस्तुति दे दी, उसके आधार पर FIR दर्ज हुआ था और चार्जशीटेड हुए हैं। ये मुख्य आरोपी हैं जिस पर से हमारे बाबा जो हैं वो उठा लेना चाहते थे मुकदमा। अगर आप पर मुकदमा था तो उठाना क्यों चाहते थे, विचारण में क्यों नहीं जाना चाहते थे? ये स्पष्ट सी बात है। दंगा इनका कराया हुआ, 2 साल की सरकार थी, सरकार अपने शासनकाल में किसी की नहीं चाहेगी कि हमारे विरुद्ध दंगा हो जाए। तो ये दंगाबाजों की सरकार, ये दंगेबाज हैं जो आज सरकार में बैठे हुए हैं, इन्होंने ही दंगा कराया। अभी कह रहे थे हमारे में तो माफिया साफ हो गया। अरे साहब, 70 साल के इतिहास में पहले मुख्यमंत्री हैं जिन पे 302, 307 का केस है, पहले डिप्टी मुख्यमंत्री हैं जिन पे अपहरण से लेकर पशु तस्करी 419, 20, 467, 468 के मामले IPC के प्रयागराज में दर्ज हैं। ये पहले ऐसे हमारे मंत्रिमंडल है और विधायिका है जिसमें 117 विधायकों पर हीनियस क्राइम है। ये पहले ऐसे, चलिए मैं इस पर आऊंगा, राकेश त्रिपाठी से जवाब ले लूंगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन उससे पहले संदीप त्यागी गाजियाबाद से। संदीप, क्या कहेंगे कैराना के योगी जी के आज के बयान पर? मैं, दीपक जी आवाज आ रही है मेरी? जी बोलिए। मैं बताना चाहता हूं दीपक जी, इस भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार में जो आज योगी जी ने जो बयान दिया बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। कैराना में जो है खुशहाली लौट आई है, कैराना के लोग खुश हैं। और समाजवादी की सरकार में कैराना के लोग घर से भागने को मजबूर थे, उन्होंने अपने घर छोड़े थे और मजबूर हो गए थे। न इस प्रदेश के अंदर न बहन सुरक्षित थी, न बेटियां सुरक्षित थी। आज इस उत्तर प्रदेश की सरकार में बहन बेटी भी सुरक्षित है और अपराधियों को जेल और सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। हम लोग पिछले 4.5 साल में बहुत सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा पिछले 20 सालों में हमने ऐसी सरकार नहीं देखी है कि जितना अच्छा सुकून आज की सरकार में मिल रहा है, इतना अच्छा सुकून इससे पहले किसी सरकार में नहीं मिला। मुझे लग रहा है कि आप सॉलिड बीजेपी के सपोर्टर हैं। नहीं, मैं उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता हूं, एक नागरिक हूं, उत्तर प्रदेश का रहने वाला नागरिक हूं। मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं एक नागरिक होने के नाते आपको बता रहा हूं। समाजवादी की सरकार में
रात को अंधेरे में दिन छिपने के बाद में महिलाएं घर से निकलने सुरक्षित नहीं थी। आज महिलाएं भी सुरक्षित है, बेटी भी सुरक्षित है। चलिए यहीं पे मैं रुकता हूं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद राकेश त्रिपाठी जी से शुरुआत होगी, जो आरोप कपिल श्रीवास्तव ने लगाए उस पर बात होगी, लेकिन पैनल हमारे साथ ऑलरेडी बना हुआ है। तो देश की बहस में आज हम बात कर रहे हैं 2016 में कैराना और आसपास से हुए हिंदुओं के पलायन पर। आज एक पलायन करने वाले परिवार से कैराना जाकर योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है और कहा है कि अब उन्हें डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। वहां पर मुसलमान समुदाय के बाहुबलियों से तंग आकर कई सारे हिंदू परिवारों ने उस गांव को छोड़ दिया था, जो 2017 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना था। लेकिन 2022 के चुनाव से पहले इस मुद्दे की याद दिलाना, यह क्या इंडिकेट करता है, इसी पर बहस कर रहे हैं। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ संगीत रागी जी जुड़े हुए हैं, जो कि DU के प्रोफेसर हैं और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, लेफ्ट के नेता हैं। मेरे साथ कपिल श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन सबसे पहले इकबाल अहमद गोरखपुर से। इकबाल, क्या कहेंगे कैराना के बारे में? सर देखिए, किसी का अगर घर उजड़ रहा है या घर उजड़ा है तो उसको बसाना तो सरकार का काम है, और सरकार ने अगर ये काम किया है और कर रही है तो ये सराहनीय है। लेकिन एक मुद्दा इस बात का है कि घर बसाना भी ठीक है, लेकिन घर बसाने वालों के लिए ये महंगाई के वक्त क्या उनके पेट के लिए क्या किया जाएगा, उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। उन बच्चों का जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। सरकार से ये बहुत बड़ा सवाल है कि सरकार अगर घर दे रही है तो घर बसाने के अंदर घर में क्या क्या उपलब्ध कराएगी, ये भी सरकार से पूछने का बात है। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं यहां से राकेश त्रिपाठी जी के पास। राकेश त्रिपाठी जी, ब्रेक से पहले गंभीर आरोप कपिल श्रीवास्तव जी ने लगाए थे। उनका कहना था कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, आप कैराना को अपने सफलता के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन इस मोर्चे पर तो योगी सरकार बिल्कुल फेल है। ये समाजवादी पार्टी भी कह रही है, कपिल जी भी कह रहे हैं, इनके नेता अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। देखिए, कपिल जी ने 2-3 सवाल उठाए थे, मैं बारी बारी से चाहूंगा उसका जवाब दूं, और जो बात अभी इकबाल ने कही है उसका भी जवाब दूं। कपिल ने कहा कि संगीत सोम और सुरेश राणा ही मेन कल्प्रिट है। यही तो घोषित करने का प्रयास किया था ना आपने। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका तामील करने का काम किया था ना हमारे 2 विधायकों के खिलाफ। क्या हुआ था हाईकोर्ट में? हाईकोर्ट की जो एडवाइजरी बोर्ड होती है, जो रासुका की समीक्षा करती है कि ये रासुका वास्तविक में तथ्यों के आधार पर लगाए गए हैं या केवल किसी पॉलिटिकल मोटिवेशन या किसी अन्य कारणों से लगाए गए हैं, रासुका की समीक्षा करते हुए हाईकोर्ट ने इसको खारिज करने का काम किया था और यह मान लिया था कि ये पॉलिटिकल मोटिवेशन के आधार पर लगाए गए। वास्तविकता में जो मुख्य षड्यंत्रकारी थे सचिन और गौरव की शहादत किस कारण से हुई थी? मुजफ्फरनगर दंगा शुरू ही क्यों हुआ था? कवाल गांव में सामान्य छेड़खानी का एक मसला कैसे मुजफ्फरनगर दंगे में तब्दील हो गया? क्या इस सरकार की असफलता नहीं थी? क्या सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करके कहा नहीं था कि मुजफ्फरनगर का दंगा अखिलेश यादव की सरकार की ही देन है? सरकार स्वयं दंगा करा रही थी और उसका साफ कारण था कि जो दोषी थे उनको आप राजकीय वायुयान में बैठाल करके उनको नाश्ता करा रहे थे, क्योंकि उससे तुष्टिकरण सबता था, और जो पीड़ितों की आवाज उठाने का काम कर रहे थे उन पर आप मुकदमे लगा करके उनको जेल में निरुद्ध करने का काम कर रहे थे। आज कपिल जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर मुकदमे हैं। हां, हम जब जनता की बात उठाएंगे तो आपके जैसे अन्यायी सरकारें जब होती है तो मुकदमे दर्ज करने का काम करती हैं। अखिलेश यादव जी पर मुकदमे नहीं होंगे क्योंकि वो सिल्वर स्पून है। मुलायम सिंह यादव जी पर मुकदमे रहे हैं क्योंकि जब वो मायावती जी के खिलाफ संघर्ष करते थे तो उन पर मुकदमे होते थे, लेकिन सिल्वर स्पून अखिलेश यादव जी पर मुकदमे नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो चांदी का चम्मच लेकर के विरासत की सियासत कर रहे हैं। कपिल जी नहीं, मैं कपिल जी को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। क्या यह सच नहीं है, क्या कपिल श्रीवास्तव जी इस बात का जवाब नहीं देंगे कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार आने के बाद आतंकवादियों से मुकदमा वापस लेने की सिफारिश की थी और हाईकोर्ट ने उस समय टिप्पणी की थी कि क्या आप आतंकवादियों को पद्मश्री पुरस्कार देना चाहते हैं? वो आतंकवादी जिन्होंने अयोध्या में, वाराणसी में और लखनऊ में सीरियल ब्लास्ट करने का काम किया था और उन्हीं आतंकवादियों को बाद में सजा हुई। उन आतंकवादियों को बचाने वाले, उनके पैरोकारी करने वाले लोग, उन जिनकी सरकारों में लोग पलायन करने को मजबूर थे, अगर आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने लोगों को भरोसा देने का काम किया है तो निश्चित तौर पर हम इस बात को उपलब्धि के तौर पर बताएंगे। सरकार का काम यही होता
होता है कि वो जनता को भरोसा दिला पाए कि सरकार में किसी भी प्रकार की उसको दिक्कत नहीं होगी। आज हमने बिजली देने का काम किया है, सड़क देने का काम किया है, पेयजल देने का काम किया है, सुरक्षा देने का काम किया है, शिक्षा देने का काम किया है। देखिए एक बात इकबाल जी ने पूछी, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से अलग इकबाल जी ने जो बात गोरखपुर से उठाई है, मैं उस बात का जवाब देते हुए कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार के कार्यकाल में केवल 17,000 प्रधानमंत्री आवास बने थे और आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 42 लाख प्रधानमंत्री आवास बने हैं। हम लोगों को आज घर दे रहे हैं। ये पिछली सरकार में पलायन करने पर मजबूर करते थे, आज हम लोगों को गरीबों को घर देने का काम कर रहे हैं। और केवल घर नहीं दे रहे, घर देने के साथ साथ उनका रोजगार कैसे उनको मिले, उनके लिए निवेश की संभावना कैसे बने, उनके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे हो। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आज हमने 75 मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 59 जिलों में मेडिकल कॉलेज आज क्रियाशील हो गए। क्या ये उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धि नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से नकल माफियाओं के नाते आपने पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रखा था, अखिलेश यादव जी नकल व्यवस्था को अपनी उपलब्धि बताते थे। आज हमने उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया है। क्या ये हमारी उपलब्धि नहीं है? आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा के फलक पर, स्वास्थ्य के फलक पर, जीवन स्तर के फलक पर, निवेश के फलक पर, सड़क के फलक पर उत्तर प्रदेश में कई ऐसे काम किए हैं। कहते हैं कि इतिहास के बारे में लोगों को पढ़ लेना चाहिए जब वो जिन्ना की तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ उनके एक सांसद कहते हैं कि देखिए तालिबान तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। ये क्या है? ये मुस्लिम तुष्टीकरण और मुसलमान वोट बैंक को साधने की राजनीति नहीं तो और क्या है जो आप जैसी सेक्युलर पार्टियां करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कोई तुष्टीकरण नहीं कर रहे, ना ही समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण कर रही है और बीजेपी के ट्रैप में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी ना आए। बात हिंदू मुसलमान की होनी ही नहीं चाहिए, बात होनी चाहिए किसान की। किसान खिलाफ हैं इलेक्शन में योगी जी के, योगी जी इलेक्शन हारेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनकी कोई सीट नहीं आएगी। इस डर के कारण जिन्ना की बात अखिलेश यादव ने बीजेपी के कहने पे थोड़ी बोली। मुझे आप बताइए बीजेपी के ट्रैप में इनको नहीं आना चाहिए, तो जिन्ना की बात अखिलेश यादव क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मैं आ रहा हूं। नहीं, आप पहले नहीं, अब आप मुझे नहीं, मैं उसमें भी बोलूंगा, मुझे 30 सेकंड ही चाहिए। अब जब इन्होंने किसान इनके विरोध में आ गए और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटों और गुजरों का बाहुल्य क्षेत्र है तब, और दोनों कम्युनिटीज इनके साथ नहीं है, इन्होंने गुजरों का अपमान भी किया। इन्होंने कहा हम गुजरों को राजपूत बनाएंगे। जब गुजर समुदाय क्रोध में था तब कैराना में जाकर के हिंदू मुसलमान खेलना इनके लिए जरूरी था। ना इनका हिंदुओं में इंटरेस्ट है, ना इनका मुसलमानों में इंटरेस्ट है। ये सिर्फ वहां जाकर के धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते थे मुख्यमंत्री, जिससे लोग किसान वाली समस्या को छोड़ करके हिंदू मुसलमान में लिप्त हो। दूसरी बात, जहां तक जिन्ना जी का सवाल है, जिन्ना के दो रूप है। एक जिन्ना वो थे जो कांग्रेस में थे, फ्रीडम फाइटर थे, नेहरू के साथ थे, पटेल के साथ थे, गांधी के साथ थे। और दूसरे जिन्ना जब सावरकर से मिले, सावरकर की 2 नेशन थ्योरी को माना और सावरकर ने और जिन्ना ने बैठ के डिसाइड करा कि हिंदू और मुसलमान आपस में इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। और तब जिन्ना ने कांग्रेस से अलग होकर के एक अलग नीति को अपनाई। उस जिन्ना का सम्मान कोई नहीं करता, अखिलेश यादव भी नहीं करते, समाजवादी पार्टी भी नहीं करती है, कोई पार्टीशन के फेवर में नहीं था। ये बात आपको, इसमें कोई तुष्टीकरण नहीं है। भारत के मुसलमान का जिन्ना से कोई लेना देना नहीं, पाकिस्तान का मुसलमान भी जिन्ना को नहीं मानता। कायदे आजम नहीं कहता है, काफिर आजम कहता है। अरे जिन्ना इस देश का खलनायक है। कान खोलकर सुनो, कान खोलकर सुनो विवेक श्रीवास्तव, जिन्ना इस देश का खलनायक था, जिन्ना इस देश का खलनायक है और जिन्ना हमेशा इस देश का खलनायक रहेगा। जब जिन्ना का जिक्र होगा विभाजन की त्रासदी याद आएगी, लाखों लोगों का पलायन याद आएगा, हजारों लोगों की मौत याद आएगी, मां बहनों के साथ अत्याचार याद आएगा। जिन्ना का मतलब क्या होता है? जिन्ना का मतलब देश का विभाजन होता है। आप जिन्ना को जिन्ना जी कहिए, जिन्ना का महिमा आपके मन में प्रेम है, आपके मन में प्रेम अभी भी है, लड्डू फूट रहे हैं। जिन्ना के सामने जी लगा करके महिमा मंडल राष्ट्रीय चैनल ठीक है। कंक्लूडिंग कमेंट संजीत रागी जी के पास चलता हूं। संजीत रागी जी, जिन्ना कांग्रेस में थे, नेहरू के साथ थे, गांधी की बात मानते थे, वो अलग जिन्ना थे। तो कायर लगाना चाहिए। वो जिन्ना अलग थे। सावरकर वाले जिन्ना उसके बाद भी आप लगातार बीच में बोले जा रहे हैं। जिन्ना आप लगातार बीच में बोले जा रहे हैं। संजीत रागी जी, पन का पात्र होगा। संजीत रागी जी, दीपक जी, ये निर्णय हिंदुओं को करना है। ये निर्णय उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को करना है कि क्या वो अपने आप को पश्चिम बंगाल बनाना चाहते हैं, जहां से कम 75,000 हिंदू ममता बनर्जी की सरकार आने के बाद आसाम और बिहार के सीमावर्ती जिलों में भागने पर मजबूर हुए।
क्या वो चाहते हैं कि वहां पर एक अखिलेश के राज में एक तालिबानी राज का पुनः वहां पर स्थापन हो, जहां पर मुजफ्फरपुर नगर दंगे हो, कैराना जैसी घटनाएं घटे तो, और इस्लामिक पॉकेट्स उत्तर प्रदेश के अंदर खास करके बड़े बड़े पॉकेट और इस्लामी बांग्लादेशी मुसलमानों का पॉकेट जो खड़ा हुआ है, ऐसे चीजों को आपसे सर्टिफिकेट लेने के बाद कपिल श्रीवास्तव हिंदू बनेंगे, मुलायम सिंह और लालू यादव हिंदू बनेंगे, ममता बनर्जी जो ब्राह्मण है आप उनका अपमान कर रहे हैं, आप ममता बनर्जी जो ब्राह्मण है आप उनका अपमान कर रहे हैं रागी साहब। आप क्या अपनी बारी में बोलिएगा कपिल जी, आपको पर्याप्त मौका दिया गया है, सिर्फ संगीत रागी की आवाज प्लीज। हिंदुओं मुझे चिंता इस देश के हिंदुओं की है। मुझे पता है कि इस्लाम के लिए डेमोक्रेसी का कोई मायने नहीं होता, ह्यूमन राइट्स का मामला कोई नहीं होता। जब तक वो माइनॉरिटी में है तभी तक उनके लिए मैं, क्योंकि उनको उस सिस्टम में उनको जीना होता है। जैसे ही वो मेजोरिटी में आते हैं वो निजाम मुस्तफा चाहते हैं। यही कारण है कि कश्मीर से 4.5 लाख हिंदू भागते हैं, यही कारण है कि कैराना से लोग हिंदू भागते हैं, यही कारण है कि तालिबान के प्रकोप से जो है वहां के सारे लोग भागते हैं, यही कारण है कि जिस मुस्लिम कंट्री में वहां पर कोई माइनॉरिटी थ्राइव करती नहीं है। ये कोई ऊपर से बात नहीं है, ये आसमानी किताब की देन है साहब। ये जो मदरसों की जो टीचिंग है ना साहब, अखिलेश जी को समझाइए, सत्ता के लिए हिंदुओं अमेरिका ने इस्लामिक टेररिज्म क्रिएट किया है। अमेरिका गल्फ के देशों में जाकर के देशों को बर्बाद किया, तब इस्लामिक टेररिज्म क्रिएट हुआ है। इराक खत्म हो गया, मैंने गल्फ का कोना कोना देखा है। एक दिन आपकी और संगीत रागी की इसी पर विशेष चर्चा। मैंने गल्फ का कोना कोना देखा है, इराक वॉर भी देखी, अफगान वॉर भी देखिए, एक विशेष चर्चा इसी पर करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि देश की बहस के दर्शकों की आज के सवाल के ऊपर क्या रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव में कानूनी व्यवस्था क्या चुनावी मुद्दा बनेगा? हाँ कहना है 80% लोगों का और नहीं कहना है 20% लोगों का। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।